स्वागत है आप सभी का अपना एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज के इस क्लास में हम संस्कृत क्लास 10th का जो है उसका 4th चैप्टर जो है संस्कृत साहित्य लेखिका, हिंदी में बोले तो संस्कृत साहित्य की लेखिका है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और जो कि एनसीईआरटी में संस्कृत दिया हुआ है उसका हम लोग हिंदी अनुवाद को देखने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें हम लोग हिंदी और संस्कृत दोनों देखने वाले हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यदि क्वेश्चन बनता है तो हम लोग जानते हैं कि हिंदी से ही बनता है, इसलिए हम जो इसमें पढ़ेंगे हिंदी को। यदि आपको संस्कृत भी पढ़ना है तो आप किताब से मैच करते हैं, ये किताब से मैच करेगा और यहाँ से आप संस्कृत भी पढ़ सकते हैं। हिंदी को पढ़ के आगे बढ़ते हैं और जितने भी इससे पॉइंट ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव बनने वाले हैं उसको देखेंगे। तो देखते हैं, विशाल संस्कृत साहित्य अनेक कवियों तथा शास्त्रकारों द्वारा अत्यधिक समृद्ध किया गया है। वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों तथा काव्यों की रचना और संरक्षण में पुरुष के समान स्त्रियों की भी भूमिका रही है। यहाँ पर हम लोग यदि मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं तो स्त्रियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसा कि चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका, मतलब हम लोग जो पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, लेखिकाएँ के बारे में। तो देखते हैं, इससे आगे यदि बढ़ें तो इसमें आगे हैं, वैदिक युग में ऋषि एवं ऋषि पत्नी दोनों ही मंत्रों की रचना करते थे। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियाँ। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में कितने ऋषि पत्नियाँ थी, तो 24 ऋषि पत्नियाँ थी, और अथर्ववेद में कितनी ऋषि पत्नियाँ थी, तो 5 ऋषि पत्नियाँ थी। ध्यान रखना आपको, ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियाँ। आगे बढ़ते हैं, कुछ ऋषि पत्नियों का नाम भी यहाँ पर उल्लेखित है, जैसे कि यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी, ये सब ऋषि पत्नियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यदि आप देखेंगे तो अगला है बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, मैत्रेयी। मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य ने शिक्षा दिया था, और किसकी शिक्षा दिया तो यहाँ पर देखेंगे, जिनको याज्ञवल्क्य जी ने आत्मत्व की शिक्षा दी थी। तो क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है, तो मैत्रेयी, और मैत्रेयी को किस चीज़ की शिक्षा दी थी, तो आत्मत्व की शिक्षा दी थी। किसने दी थी, याज्ञवल्क्य ने। ये किस उपनिषद में है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में है। आगे है, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी नामक विदुषी। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जनक की सभा में कौन सी विदुषी रहती थी, तो आंसर मारना है आपको, गार्गी नामक विदुषी रहती थी। अगला, महाभारत में जीवन पर्यंत वेदांत अध्ययन में स्त्रियां रही, यह बात आसानी से वर्णन में मिलती है। मतलब कि महाभारत में स्त्रियों का वर्णन मिला है कि नहीं, तो आपको क्वेश्चन इसका आंसर होना चाहिए आपका हाँ। आगे बढ़ते हैं, आगे है इसमें लौकिक संस्कृत साहित्य। एक संस्कृत साहित्य है जो कि है लौकिक संस्कृत साहित्य। इसमें कितना कवित्री का वर्णन है, तो 40 कवित्री का वर्णन है। कितने पदों में वर्णन है, तो 150 पदों में वर्णन है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन यदि पूछा गया कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्री का वर्णन है, तो 40 कवित्रियों का वर्णन है। और कितने पदों में, तो 150 पदों में। अब यहाँ पर प्रथम जो कल्प है, ध्यान रखना है आपको, प्रथम कल्प में किसका वर्णन है, तो विजयांका का वर्णन है। इसको अभी और आगे हम लोग अच्छा से देखेंगे। यहाँ पर एक ही मात्र आपको याद रखना कि प्रथम कल्प में किसका वर्णन है, तो विजयांका का वर्णन है। वह श्याम वर्ण की थी, यह इस पद से स्पष्ट होता है। मतलब विजयांका किस वर्ण की थी, तो श्याम वर्ण की थी। आगे बढ़ते हैं, नीले कमल के समान श्याम वर्ण की विजयांका को न जानते हुए सरस्वती को सर्वशुक्ला दंडी द्वारा व्यर्थी कहा गया। सरस्वती को शुक्ला किसके द्वारा कहा गया था, तो दंडी द्वारा। क्वेश्चन का आंसर यहीं से है और यहीं से मिलेगा, इसलिए ध्यान रखते जाना है कि सरस्वती को सर्वशुक्ला किसके द्वारा कहा गया, दंडी के द्वारा। उल्टा के क्वेश्चन पूछ दे कि दंडी सरस्वती को क्या बोला था, सर्वशुक्ला बोला था। सर्वशुक्ला दंडी द्वारा किसको बोला गया, सरस्वती को बोला गया। जैसे क्वेश्चन पूछे वैसे जवाब देना। आगे बढ़ते हैं, उनका समय 8वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है। किसका समय, तो विजयांका का समय। किसका समय, विजयांका का समय। तो विजयांका के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। विजयांका जो थी चालुक्य वंश के राजा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी कौन थी, विजय भट्टारिका। नाम क्या था उसका, विजय भट्टारिका। चंद्रादित्य की रानी का नाम विजय भट्टारिका। अब विजय भट्टारिका कौन थी, विजय भट्टारिका ही कौन थी, विजयांका थी। तो यहाँ से आपको अच्छा से ध्यान रखना है कि चालुक्य वंश के राजा कौन थे, चंद्रादित्य, और उसी की रानी कौन थी, विजय भट्टारिका। और उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो विजयांका के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, कुछ और शिला भट्टारिका, देव कुमारिका,
रामभद्राम्बा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं की कविताएं प्रसिद्ध है। मतलब कि यहाँ से यदि आपको पूछा जाए कि दक्षिण भारतीय की संस्कृत लेखिका इनमें से कौन है, तो इनमें से किसी को भी एक ऑप्शन में दे दिया जाएगा और आपसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पर जवाब देना है कि इनमें से कौन है। शिला भट्टारिका है, देवकुमारिका है, रामभद्राम्बा है या फिर विजय भट्टारिका। इनमें से चारों में से यदि कोई एक रहेगा तो आपको उसको टिक कर देना है। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए जितना प्रयास किया वह ज्ञात ही है। उनके अंतःपुर में संस्कृत के कुशल रचनाकार हुए। अंतःपुर किसको बोला जाता है? अंतःपुर जहाँ पर कि आप लोग देखे होंगे, यदि कोई नाच गान जो राजा के आगे नृत्य होते रहता है उसे ही अंतःपुर कहते हैं, जहाँ पर सारा भोग विलास करते हैं कोई भी राजा। तो वहाँ पर बहुत सारे कुशल रचनाकार हुए 14वीं शताब्दी में। अभी जो थोड़ा देर हम लोग पहले देखे थे ये थी 8वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी में राजा चंद्रादित्य की रानी थी विजय भट्टारिका। अब जो बात कर रहे हैं हम लोग ये है विजयनगर के राजा के बारे में, और कब की बात है तो ये 14वीं शताब्दी की बात है। 14वीं शताब्दी में राजा कंपन राय, राजा कौन था? कंपन राय, और उसकी रानी की नाम थी गंगा देवी। राजा का नाम कंपन राय और रानी की नाम गंगा देवी। आगे बढ़ते हैं। इसने गंगा देवी ने किसकी रचना की? तो मधुरा विजयम की रचना की है। गंगा देवी ने किसकी रचना की है? मधुरा विजयम। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा देवी द्वारा किसकी रचना की गई है, तो मधुरा विजयम की रचना की गई है। उसके बाद अपने स्वामी विजय घटना के आश्रय में रचना की, उसमें अलंकारा का सुंदर प्रयोग हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बनने वाला है। उनके ही राज्य में 16वीं शताब्दी में, अब देखिए हम लोग 2 शताब्दी परे हैं, 8वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी में चंद्रादित्य राजा थे, उसकी रानी थी विजय भट्टारिका, जिसको ही हम लोग बोलते थे विजयंका। उसके बाद आया 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी में आया था कौन? राजा कंपन राय, और उसकी पत्नी आई थी गंगा देवी, जिसने कि मधुरा विजयम की रचना की थी। अब आता है 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में राजा है अच्युत राय। राजा का नाम क्या है? अच्युत राय, और उसकी पत्नी का नाम क्या है? तिरुमलांबा। पत्नी का नाम तिरुमलांबा। इसने जो रचना की है किसकी रचना की है? वरदाम्बिका की रचना की है। तिरुमलांबा द्वारा किसकी रचना की गई? वरदाम्बिका की रचना की गई। और इसे हम लोग कौन सा काव्य बोलते हैं? तो चंपू काव्य बोलते हैं। कौन सा काव्य? चंपू काव्य। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको अच्छा से ध्यान में रखना है कि राजा अच्युत राय की रानी का नाम था तिरुमलांबा, जिसने वरदाम्बिका की रचना की, और इसे हम लोग चंपू काव्य के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसमें संस्कृत गद्य तथा छठा तथा सुंदर पदविन्यास अति रमणीय है। संस्कृत साहित्य में लंबे समस्त पद का प्रयोग उसी में हुआ है। मतलब संस्कृत साहित्य में यदि सबसे लंबे समस्त पद का प्रयोग हुआ है तो ये वरदाम्बिका चंपू काव्य में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल में, अब वो जो देख रहे थे हम लोग 8वीं शताब्दी का था, कोई 14वीं शताब्दी का था, कोई 16वीं शताब्दी का था। अब जो हम लोग देख रहे हैं ये है आधुनिक काल के। तो आधुनिक काल की जो सबसे प्रसिद्ध कवियत्री रही है वो है पंडित छमाराव। पंडित छमाराव को आपको याद रखना है कि आधुनिक काल के सबसे प्रसिद्ध कवियत्री कौन है? पंडित छमाराव। पंडित छमाराव का पिता का नाम था पंडित शंकर पांडुरंग। क्या नाम था? पंडित शंकर पांडुरंग। और इसने जो रचना की है किसकी रचना की है? शंकर चरितम की रचना की है। तो क्वेश्चन जो भी पूछा जाए वो इसका आंसर देना है कि पंडित छमाराव ने किसकी रचना की? तो शंकर चरितम की रचना की। उसके पिता का नाम क्या था? शंकर पांडुरंग। और उसकी मतलब किस काल के कवि है? तो आधुनिक काल के कवित्री है, सॉरी कवित्री होगा। आगे बढ़ते हैं। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर किसने? पंडित छमाराव ने किसकी रचना की? पहला सत्याग्रह गीता की रचना, दूसरा मिरालहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि की रचना की। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि ग्राम ज्योति की रचना किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? पंडित छमाराव के द्वारा। किस दर्शन से प्रभावित होकर? तो गांधी दर्शन से प्रभावित होकर। अगला बार हो सकता है मिरालहरी पूछ दे, कथा मुक्तावली पूछ दे, विचित्र परिषद यात्रा पूछ दे, किसी को भी पूछ सकता है। तो आपको चारों को अच्छा से ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। इस समय लेखन कार्य में संलग्न कवित्रों में अभी जो आधुनिक काल में है, ये तो हम लोग देखें कि सबसे प्रसिद्ध कौन है? पंडित छमाराव। अब इससे आगे यदि देखेंगे तो और कौन कौन है? पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि आए दिन संस्कृत साहित्य को पूरा करते हैं। मतलब कि अभी के समय के, आधुनिक काल के समय के और कौन कौन से कवियत्री हैं? तो पुष्पा दीक्षित है, वनमाला भवालकर है, मिथिलेश कुमारी मिश्र है। इसको ऑप्शन में देके पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन आधुनिक काल के कवियत्री है। तो इसमें आपको आंसर देना है, चारों में से कोई एक रहेगा। पुष्पा दीक्षित हो सकता है, वनमाला भवालकर हो सकता है, मिथिलेश कुमारी मिश्र हो सकता है, या फिर पंडित छमाराव हो सकता है। तो ये जो भी रहे वैसा आंसर देना है आपको। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन था। किताब का जो भी PDF हम लोग बनाए थे उसका
अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए अपनो एजुकेशन चैनल को, ताकि आगे आने वाले और वीडियो का लाभ आप लोग उठा सकें। यदि इसका आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो अपनो एजुकेशन के नाम से है। वहाँ पर आपको जस्ट यही PDF मिल जाएगा। इसके बाद यदि और आप अदर क्लासेस करना चाहते हैं, पॉलिटी का, हिंदी का, साइंस का, सभी तरह के क्लासेस इस YouTube चैनल पर करवाया जाता है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके किसी भी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहाँ से आप क्लास कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।